बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सोमवार का दिन है, 12 जनवरी है और हम आपसे मुखातिब हैं। एक अहम डेवलपमेंट, एक अहम ख़बर है जो कि आपसे शेयर करेंगे। वो ये है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हाफिज़ साद रिजवी जो इस वक्त बकौल सरवर शाह सैफ़ी साहब कि वो क़ैद में हैं, उनको गैर कानूनी गैर आइनी तौर पर जो है वो क़ैद में रखा गया है। लेकिन हमारी कुछ रिसर्च और कुछ मालूमात हमने हासिल की हैं इस हवाले से, और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हाफिज़ साद रिजवी और उनके भाई हाफिज़ अनस रिजवी को किन मुकदमात का सामना है, इसकी तफसील हम लेकर आए हैं आपके सामने कि उन पर मुकदमात क्या दर्ज किए गए हैं। अब जो मुकदमात हैं उनमें ज़ाहिर सी बात है इंसदादी दहशतगर्दी के मुकदमात हैं और उन मुकदमात के तहत उनको सज़ा हो सकती है। और हम उन मुकदमात की तफसील के हवाले से भी जाएंगे कि उन पर कौन से मुकदमात दर्ज किए गए हैं, कौन सी FIR दर्ज की गई हैं, कहाँ कहाँ उनके के ख़िलाफ़ जो है वो FIR दर्ज की गई हैं। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि तहरीक लब्बैक के जो अमीर हैं उनको उनकी रिहाई के लिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो सरगर्म अमल हो चुकी है। और ख़ास तौर पे जो मुल्क के जय्यद उलमा इकराम हैं, जो बड़े उलमा हैं, उनसे राब्ते किए जा रहे हैं और उनसे ये कहा जा रहा है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो रहनुमा या कारकुनान जेलों में कैद हैं उनकी फिलफौर रिहाई अमल में लाई जाए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर 17 अक्टूबर को जो वफाकी काबीना ने पाबंदी लगाई थी उसको जो है वो हटाया जाए। और 17 अक्टूबर को वफाकी काबीना ने जो पाबंदी लगाई थी वो आइन के आर्टिकल 17 के तहत जो है वो पाबंदी आयद की थी। और अगर देखा जाए तो इससे पहले जिन जमातों पर पाबंदी आयद की गई है उनमें 1954 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान पर पाबंदी आयद की थी और उन पर यह इल्ज़ाम था कि उन्होंने जो है वो लियाकत अली ख़ान की हुकूमत गिराने के हवाले से जो है साजिश की। फिर उसके बाद नेशनल अवामी पार्टी एक जमात थी, उस पर 1967 में पाबंदी लगी और उन पर भी इसी तरह जो रियासत मुखालिफ या इंतहा पसंदी के जो इल्ज़ामात थे वो आयद किए गए थे। जस्कम एक जमात सिंध के अंदर, उस पर भी पाबंदी आयद की गई 2020 में। उस वक्त यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और जस्कम पर जो है वो पाबंदी आयद की गई। तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को इससे पहले भी पाबंदी का सामना करना पड़ा, लेकिन 17 अक्टूबर को वफाकी काबीना ने जो फैसला किया उसके मुताबिक आइन के आर्टिकल 17 के तहत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी आयद की गई। और फिर उसके बाद अभी तक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी आयद है। और ख़ास तौर पे जो उलमा हैं या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरकर्दा जो लीडर्स हैं, रहनुमा हैं, वो इस हवाले से उलमा से राब्ते कर रहे हैं। और पहला जो यकीनी तौर पे मुतालबा, जो हम इससे पहले मुतालबात आपको बताते आए हैं, लेकिन जो मुतालबात सामने आ रहे हैं उसमें एक बड़ा मुतालबा ये भी है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है उस पर पाबंदी हटाई जाए। 2018 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें हमने देखा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने पूरे पाकिस्तान में 22 लाख वोट लिए थे और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान की 5वीं बड़ी जमात थी। और इसके साथ साथ 2018 के इलेक्शन में पंजाब में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो तीसरी बड़ी सियासी कुव्वत बनकर सामने आई थी। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जो है वो 19 लाख वोट पंजाब में सिर्फ हासिल किए थे। और इसके साथ साथ जो कश्मीर का इलेक्शन हुआ था 2021 में, वहां भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। और 2018 का जो इलेक्शन था उसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने तकरीबन जो है 550 से जायद हलकों में अपने उम्मीदवार जो है वो मैदान में उतारे थे। तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के वोट बैंक को देखते हुए, यानी एक सियासी मजहबी जमात के तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ये जमात रजिस्टर्ड है। तो इस हवाले से हुकूमत ने जो पाबंदी आयद की है इस बाबत उलमा जो है वो हुकूमत से बातचीत कर रहे हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर आयद जो पाबंदी है उसको हटाया जाए। अब मसला ये आ रहा है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर जो पाबंदी आयद की गई है वो इस वजह से की गई है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस है, इंतहा पसंदी और इंतशार मुल्क के अंदर फैलाने में मुलविस है। ये तमाम इल्ज़ामात के बाद जो है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी आयद की। लेकिन जो कानूनी नुक्ता है वो ये है कि अगर
पाबंदी के 15 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया जाता और वहाँ एक केस दायर किया जाता और ये बताया जाता कि हुकूमत ने ये जो पाबंदी लगाई है वो गैर आइनी है, गैर कानूनी है, तो इसको चैलेंज करके तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी हटाई जा सकती थी। लेकिन हमने देखा कि जो 13 अक्टूबर है उसके बाद तहरीक लब्बैक के रहनुमाओं और कारकुनों के ख़िलाफ़ एक क्रैक डाउन शुरू किया गया। उनकी जो मदारिस थे या मसाजिद थी, जहाँ जहाँ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रहनुमा थे, वहाँ ऑपरेशन किया गया, गिरफ्तारियाँ हुई। तो उसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जो क़यादत है वो रूपोश हो गई। तो वो उनके रूपोश होने के बाद अब उनके पास जो एक सर्टेन टाइम था वो उनको नहीं मिल सका, जिसकी वजह से वो सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से कोई दरख्वास्त या अपील दायर नहीं कर सके। अब चूंकि वो वक्त गुजर चुका है तो इस हवाले से अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी हटाने के लिए एक ही रास्ता है, और वो रास्ता ये है कि तहरीक लब्बैक और हुकूमत के दरमियान बड़ी सतह पर जो है, आला सतह पर मुज़ाकरात हों, और उन मुज़ाकरात के बाद तमाम चीज़ें जो है, जो जिन परेशानियों, मुश्किलात, मुसीबतों का सामना तहरीक लब्बैक को है वो हल हो सकती हैं। और इसके साथ साथ जो अगर देखा जाए तो पाबंदी भी, हुकूमत को भी हम यही कहेंगे कि पाबंदी भी किसी जमात पर मसले का हल नहीं है। बातचीत और मुज़ाकरात बड़े अहम होते हैं और इन तमाम चीज़ों को बेहतर करने के लिए बातचीत के अमल को आगे बढ़ाना ये ज़रूरी है। आज भी हम देख रहे हैं कि मुल्क में जो उलमाए कराम हैं, जैसे हम पहले भी बात करते थे कि सालसी जो है वो उलमा कर रहे हैं और मुख्तलिफ हुकूमती सतह पर हुकूमती लोगों के साथ वो इस मामले पर बातचीत कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे जो तहरीक के लब्बैक के अमीर हैं हाफिज़ साद रिजवी और हाफिज़ अनस रिजवी, उनके हवाले से उलमा काफ़ी जो है वो तशवीश का शिकार भी थे। और फिर उनको ये बताया गया कि वो दोनों कहाँ हैं, और क्योंकि हमारे जो ज़राए हैं उन्होंने हमें पहले ही बता दिया था कि वो कहाँ है, तो इसीलिए हम बार बार आपसे ये कहते थे कि हाफिज़ अनस रिजवी और हाफिज़ साद रिजवी जो है वो महफूज हैं। लेकिन कुछ हम देख रहे हैं कि उलमा की जानिब से उनको तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है और उनके तर्ज अमल को, उनके तरीक़े एहतजाज को तनकीद का निशाना बनाया जाता है। लेकिन अगर उलमा इस हवाले से बात करते हैं और अपनी जो इख्तिलाफ राय है वो उनका मौजूद है, तो हमें इस मामले में चुप साधनी चाहिए। हमें उन उलमा पर भी तनकीद नहीं करनी चाहिए, हमें हाफिज़ साद रिजवी और हाफिज़ अनस रिजवी पर भी तनकीद नहीं करनी चाहिए। 2016 में जब तहरीक लब्बैक बनी थी तो उस वक्त से लेकर आज तक हमने ये देखा है कि तहरीक लब्बैक ने कभी भी जो अगर एहतजाज किया है या धरना दिया है तो उसका जो मकसद था वो यही था कि उस वक्त की हुकूमतों की जानिब से कोई ऐसा कदम उठाया गया था जिसके बाद जो मामलात थे वो एहतजाज की तरफ गए। तो हुकूमतों को भी कोई भी कदम उठाने से पहले ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान जो है, जिसके आइन के अंदर ये लिखा हुआ है कि ये इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, तो इस हवाले से यहाँ पर इस्लामी अक़दार, शायर इस्लाम या इससे मुतसादिम कोई भी कानून साजी या अमल नहीं होना चाहिए। या तो फिर आप ऐसा करें कि आप आइन को बदल दें, आप इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान की जगह आवामी जमहूरियत पाकिस्तान कर दें, फिर आपको ये प्रॉब्लम ही नहीं होगी। लेकिन जब पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पर बना है, हमने दो कौमी नज़रिया ही यही था कि मुसलमान और हिंदू जो है वो एक जगह नहीं रह सकते, तो उसके बाद जब इस्लामी आइन बनाया गया तो फिर इस्लामी आइन के मुताबिक तमाम चीज़ें, तमाम बातें होनी चाहिए। अब हम ये देख रहे हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो अमीर हैं हाफिज़ साद रिजवी और उनके भाई हाफिज़ अनस रिजवी, उन पर जो मुकदमात बनाए गए हैं, शेखुपुरा का जो थाना है मुरीद के हवाले से, वहाँ उन पर क्या मुकदमा बनाया गया है? वहाँ उन पर यह मुकदमा बनाया गया है कि हाफिज़ साद रिजवी जो है वो स्टेज पर मौजूद थे और उन्होंने अपने पिस्टल से जो है वो पहले तो धमकी दी ऐसे जो पुलिस वहाँ खड़ी थी उनको, और फिर उसके बाद हाफिज़ साद रिजवी ने अपने पिस्टल से फायर किया और वो फायर जो है वो वहाँ खड़े बावर्दी पुलिस एहलकार जो कि वहाँ SHO थे थाने के, उनको लगा और वो ज़ख्मी हो गए और उनको हस्पताल ले जाया गया, वो शदीद ज़ख्मी हो गए। फिर उसके बाद
जो हाफिज अनस रिजवी के हवाले से जो एफआईआर में दर्ज है वो ये है कि उन्होंने अपनी राइफल उठाई और उन्होंने जो पुलिस एहलकार वहां पर खड़े थे उन पर फायर किया। अब इसमें कितनी सदाकत है, लेकिन ये मुकदमा है और ये मुकदमा जो है वो एंटी टेररिस्ट जो लॉ है या एंटी टेररिस्ट एक्ट है, इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, उसके तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है। और ये मुकदमा जो है वो 14 अक्टूबर को दर्ज किया गया था। और अब कभी इम्कान यही है कि हाफिज साद रिजवी और हाफिज अनस रिजवी को इसी मुकदमे को बुनियाद बनाकर अदालतों में पेश किया जाएगा। ये तो अच्छी बात है कि अदालतों में अगर पेश करते हैं तो वहां पर मुकदमे की समाअत होगी और फिर तमाम बातें, तमाम चीज़ें जो है वो सामने आ जाएंगी कि क्या फायर हुआ या नहीं हुआ, क्या एसएचओ जख्मी हुआ या नहीं हुआ, क्या हाफिज अनस रिजवी ने जो पुलिस एहलकारों पर अपनी राइफल से फायरिंग की या नहीं। ये तमाम मामला जो है वो अदालत में जब जरा होगी, जज साहिबान जो है वो इस पर जरा करेंगे तो तमाम हकीकतें जो है वो सामने आ जाएंगी। अब मसला ये है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हुकूमत दोनों इस हवाले से अपने अपने मौक़िफ़ पर अगर डट जाएंगे तो फिर शायद मामलात हल ना हो। दोनों जो तरफेन हैं उनको आपस में बातचीत के ज़रिए मामलात को हल करना होगा और ख़ास तौर पे हुकूमत की ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि हुकूमत जो है वो एक मजहबी सियासी जमात को स्पेस दे। क्योंकि हम हमेशा ये बात करते हैं कि पाकिस्तान में सियासत हर पाकिस्तानी का हक है और अगर कोई जमात इतने बड़े पैमाने पर वोट लेती है तो फिर ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उनको स्पेस दी जाए। और अगर उनके मानने वाले, चाहने वाले मौजूद हैं तो उनको स्पेस मिलनी चाहिए। ये हम इसलिए कहते हैं क्योंकि पाकिस्तान में जमहूरियत है, इस्लामी जमहूरिया है पाकिस्तान। तो जमहूरियत की अगर बात करें तो जमहूरियत में अक्सरियत को गिना जाता है। तो अगर हम अक्सरियत की बात करते हैं तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने तकरीबन 20 से 22 लाख वोट हासिल किए हैं, यानी 20 से 22 लाख की बालिग पाकिस्तान की आबादी एक जमात के साथ है। और अगर उनको मजीद मौका मिलता है तो वो आगे बढ़कर और अपनी मेहनत से मजीद वोट हासिल कर सकते हैं। वोट बैंक जो है वो तहरीक लब्बैक का मजीद भी बड़ा है। अब ये ऐसे मामलात हैं कि इनको बेहतरी की तरफ लेके जाना या आपस में बातचीत के ज़रिए मामलात को हल करना, ऐसे चीज़ों से मुल्क में तरक्की का पहिया भी चलेगा, मईशत भी इस्तेहकाम की तरफ जाएगी और तमाम मामलात खुशउस्लूबी से हल भी होंगे। तो यही आज का वीलॉग है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।